हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 12th अकाउंटेंसी रैपिड रिवीजन चल रहा है। लगभग अपन डिवेंचर्स वाले चैप्टर पे आ गए हैं। शेयर कैपिटल वाला चैप्टर अपना ख़त्म हो गया। अब हम डिवेंचर वाले चैप्टर की तरफ बढ़ रहे हैं, इशू ऑफ डिवेंचर एंड रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर। अब ये डिवेंचर क्या होता है, किस लिए होता है, कंपनियां इनसे क्या करती है, ये सब बातें हम इस चैप्टर में सीखेंगे। तो चलिए आइए। अभी तक क्लास लेते लेते हमारी 27 नंबर की क्लास है, ठीक है। 27 नंबर की क्लास पे हम आ गए हैं। चलिए, चैप्टर का नाम है अपना इशू ऑफ डिवेंचर्स, इशू एंड रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर। तो बच्चे, इशू ऑफ डिवेंचर क्या? डिवेंचर एक प्रकार का ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसके जरिए कंपनियां पब्लिक से लोन लेती हैं। अभी तक हमने क्या सीखा? जब पब्लिक से कैपिटल उठानी हो तो शेयर कैपिटल यूज करते, शेयर्स इशू करते। लेकिन कंपनियां यदि लोन लेना चाहे पब्लिक से तो डिवेंचर्स इशू किए जाते हैं, ठीक है। तो आइए, व्हाट डू यू मीन बाय डिवेंचर्स? डिवेंचर से आप क्या समझते हैं, या व्हाट इज मीन्ड बाय डिवेंचर, ठीक है। डिवेंचर इज अ डॉक्यूमेंट विच एक्नॉलेजेस द डेट टेकन बाय द कंपनी। कंपनी ने जो डेट लिया है उसका एक्नॉलेजमेंट डिवेंचर कहलाता है। वो इस प्रकार का सबूत है कि पब्लिक से लोन लिया गया है। डिवेंचर इज अ सिंबल ऑफ एन एग्रीमेंट बिटवीन द डिवेंचर होल्डर एंड द कंपनी। डिवेंचर होल्डर और कंपनी के बीच में एक प्रकार का सिंबल है कि हाँ भैया, पब्लिक ने कंपनी को लोन दिया है। whereby the company promises to pay back the amount of debenture with interest after a specified period। कुछ स्पेसिफाइड पीरियड में इस पर ब्याज भी देना पड़ेगा। अरे भैया, तुम बैंक से लोन लो तो भी ब्याज देना पड़ता है, पब्लिक से लोन लोगे तो भी ब्याज देना पड़ेगा। अच्छा, एक सामान्य पब्लिक जो है वो तुम्हारी कंपनी में इन्वेस्टमेंट क्यों करेगी? ज़्यादा ब्याज पाने की लालच में करेगी। तुम बैंक जो दे रहा है उससे ज़्यादा ब्याज दो, अपने आप पब्लिक क्या करेगी? आपकी कंपनी में डिवेंचर में इन्वेस्ट करेगी। तो जब पब्लिक से लोन लेती है कंपनी, तो डिवेंचर के रूप में डॉक्यूमेंट देना पड़ता है, उसी को बोलते हैं डिवेंचर्स। समझ गए? बढ़े आगे, स्क्रीनशॉट ले लें, नीचे हिंदी वाले बच्चे और ऊपर इंग्लिश वाले बच्चे, ठीक है। एग्जाम में आ सकता है, ओके। बढ़े, चलो। फिर आता है मेंशन द लीगल स्टेटस ऑफ डिवेंचर होल्डर। डिवेंचर होल्डर का लीगल स्टेटस क्या है? तो द लीगल स्टेटस ऑफ डिवेंचर होल्डर इज अ कंपनी इज दैट ऑफ अ लॉन्ग टर्म क्रेडिटर। क्या कहलाता है ये? लॉन्ग टर्म क्रेडिटर। क्योंकि डिवेंचर्स जो होते हैं वो विद इन 1 ईयर में रिडीम नहीं होते, विद इन 1 ईयर में पे ऑफ नहीं होते, उसको कई सालों के लिए लिया जाता है, 5 साल 10 साल ऐसा। तो उसका पीरियड, टेन्योर बहुत लंबा होता है, इसलिए उसको लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी के रूप में क्या किया जाता है? दिखाया जाता है कंपनी की बैलेंस शीट के अंदर। बात समझ में आ गई? बढ़े आगे, चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लें, पढ़ाई करें, ठीक है। आइए, नेक्ड डिवेंचर क्या होते हैं? व्हाट आर द नेक्ड डिवेंचर? नेकेड डिवेंचर, नेकेड डिवेंचर मतलब होता है ऐसे डिवेंचर जिसके बदले में कंपनी ने कोई सिक्योरिटी मुहैया नहीं करवाई है। पब्लिक से लोन लेते हैं, पब्लिक के पास सिक्योरिटी के तौर पर कुछ भी नहीं है, बस एक प्रकार से लोन दे दिया है पब्लिक ने विश्वास के जरिए, लेकिन बदले में कंपनी की असेट पर कोई उनका चार्ज नहीं है, उसको नेकेड डिवेंचर बोलते हैं, ठीक है। आइए, नेकेड डिवेंचर्स आर दोज डिवेंचर्स फॉर विच द कंपनी डज नॉट कीप एनी सिक्योरिटी और असेट्स एज चार्ज फॉर रिटर्न ऑफ प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट। मतलब कंपनी अगर उसका पैसा लेकर डुबा भी दे, पब्लिक का पैसा लेकर डुबा भी दे, तो पब्लिक के पास अधिकार नहीं है
कि वो कंपनी की असेट बेचकर पैसा ले ले, क्योंकि अनसिक्योर्ड डिबेंचर में इन्वेस्टमेंट किया है, सिक्योर्ड डिबेंचर में इन्वेस्टमेंट नहीं किया है। आई समझ में? These are unsecured debentures whose redemption depends upon availability of capital. जिसका रिडम्पशन किस पर डिपेंड करता है? अवेलेबिलिटी ऑफ कैपिटल पे। ठीक है, रिडम्पशन तभी होगा जब पैसा अवेलेबल होगा, नहीं तो नहीं होगा। ठीक है, बढ़े आगे, इसका भी स्क्रीनशॉट लेंगे फटाक से। चलिए बढ़ते हैं आगे। What is meant by issue of debenture on premium? मेरे बेटा एक बात समझना, इशू ऑन डिवेंचर ऑन प्रीमियम, तो प्रीमियम पर डिवेंचर का इशू मतलब क्या होता है? 100 रुपए की चीज कुछ ज्यादा अमाउंट में इशू कर देना, 100 की चीज 120 में इशू कर देना, वो है इशू ऑन प्रीमियम। ठीक है, तो देखो व्हाट इज मीन्ड बाय द इशू ऑफ डिवेंचर्स ऑन प्रीमियम। तो व्हेन द प्राइस ऑफ द डिवेंचर्स इज मोर देन देयर नॉमिनल वैल्यू, जब डिवेंचर का इशू प्राइस नॉमिनल वैल्यू से ज्यादा हो। नॉमिनल वैल्यू क्या होता है? जो उसकी फेस वैल्यू होती है उसी को नॉमिनल वैल्यू कहते हैं। इट इज सेड दैट डिवेंचर्स आर इशूड एट प्रीमियम, इसी को कहा जाएगा प्रीमियम पर शेयर इशू किए गए। बात समझ गए? ठीक है, चलो इसका भी स्क्रीनशॉट लेंगे। मैं आपसे उम्मीद लगा के बैठा हूं आप पढ़ाई अच्छी कर रहे होंगे। ठीक है, और मैं क्यों, आपके माता पिता कर रहे हैं आपसे उम्मीद, तो उनकी उम्मीदों पर खरे उतरना है अपन ने। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन है, हाउ इज डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर्स ट्रीटेड। अच्छा, एक बात और समझना, डिवेंचर्स कई बार डिस्काउंट पर इशू हो सकते हैं, शेयर्स नहीं होते। शेयर्स को डिस्काउंट पर इशू कर नहीं सकते, अलाउड नहीं है कंपनी लॉ के अनुसार, लेकिन डिवेंचर्स आप डिस्काउंट पर इशू कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, तो अगर डिस्काउंट पर मतलब 100 रुपए की चीज 90 में इशू कर दी, इसको बोलते हैं डिस्काउंट पर इशू कर देना। ठीक है, अब उसके डिस्काउंट का ट्रीटमेंट कैसे होता है, तो सुनो, हाउ इज डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर्स ट्रीटेड। तो डिस्काउंट अलाउड ऑन इशू ऑफ डिवेंचर इज अ कैपिटल लॉस, ये कैपिटल नेचर का लॉस है। क्यों है? क्योंकि रेगुलर नेचर का लॉस थोड़ी है जो रोज रोज होना है। डिवेंचर हर रोज थोड़ी इशू कर रही है कंपनी, कभी कभी करती है, कई सालों में एक बार करती है। तो डिवेंचर इशू करते समय डिस्काउंट पर इशू करे हैं, तो वो जो डिस्काउंट फिगर है, डिस्काउंट का अमाउंट जो है, उसका ट्रीटमेंट क्या करेंगे? तो उसका ट्रीटमेंट बच्चे कैपिटल लॉस होता है एंड इज डिपिक्टेड अंडर द हेड ऑफ मिसलिनियस एक्सपेंडिचर। इसको कहां शो किया जाता है? मिसलिनियस एक्सपेंडिचर के हेड में, असेट साइड ऑफ द बैलेंस शीट, असेट साइड ऑफ द बैलेंस शीट। ओके, अच्छा ऐसा क्यों किया? सुनो, अगर डिस्काउंट जो है उसको तुम रेवेन्यू नेचर का लॉस मान लोगे, तो वो फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में चले जाएगा, और डेबिट में जाने से लॉस हमारी कंपनी का बढ़ जाएगा। और कोई भी कंपनी अपनी कंपनी को लॉस में शो थोड़ी करना चाहती है, वो तो प्रॉफिट दिखाना चाहती है ताकि लोग उसकी तरफ ज्यादा अट्रैक्ट हो। तो इतना भारी भरकम डिस्काउंट तुम P&L के डेबिट में नहीं डाल सकते, इसलिए जो डिस्काउंट का अमाउंट होता है वो बैलेंस शीट के असेट साइड के मिसलिनियस एक्सपेंडिचर हेड में लिखा जाता है। बात समझ गए? ठीक, और ग्रेजुअली उसको हर साल, ग्रेजुअली धीरे धीरे हर साल क्या किया जाता है? राइट ऑफ किया जाता है, रिटर्न ऑफ, ग्रेजुअली रिटर्न ऑफ, धीरे धीरे हर साल क्या कर दिया जाता है? उसको राइट ऑफ कर दिया जाता है, मतलब उसमें से थोड़ा थोड़ा अमाउंट P&L में डालते जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल 5 लाख का डिस्काउंट हुआ, तो अब 5 लाख एक साथ एक ही साल में P&L के डेबिट में डाल देने से लॉस बढ़ जाएगा, क्योंकि बहुत बड़ा डिस्काउंट का खर्चा डाल दिया तुमने। तो इससे क्या होगा? P&L लॉस शो करने लग जाएगा। तो इससे अच्छी बात है, एक काम करो, इसको मिसलिनियस एक्सपेंडिचर हेड में डालो और धीरे धीरे उसमें से राइट ऑफ करते चलो, और वो रिटर्न ऑफ अमाउंट P&L के डेबिट में डालते चलो। जैसा सेम अपन फिक्स असेट के साथ करते हैं,
फिक्स असेट्स बड़ी सारी रहती है, उसका वैल्यू फिक्स असेट के तौर पर हम असेट में दिखाते हैं और धीरे धीरे उसका डेप्रिसिएशन हर साल घटाते जाते हैं, P&L के डेबिट में लिखते जाते हैं। तो वैसा ही मिसलिनियस एक्सपेंडिचर के साथ, मतलब डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर के साथ भी ट्रीटमेंट किया जाता है। बात समझ में आ गई? चलो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लेंगे। चलिए बढ़े, आओ। एक्सप्लेन एनी 3 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिवेंचर। डिवेंचर की 3 कैरेक्टरिस्टिक्स बताइए। 3 बार पूछा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पिछले साल भी पूछा, 2019 में पूछा, 2022 में पूछा, 2024 में पूछा। तुम्हारी किस्मत अच्छी हुई तो 2025 में भी पूछ लेगा। डिवेंचर की विशेषताएं बताइए। राइट द एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिवेंचर्स। डिवेंचर्स की एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स बताइए। तो देखो क्या लिखा, द फॉलोइंग आर द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिवेंचर्स। क्या क्या है? पहला, एक्नॉलेजमेंट ऑफ लोन। लोन का एक्नॉलेजमेंट है, ठीक है। डिवेंचर्स आर एक्नॉलेजमेंट ऑफ लोन विच द कंपनी हैज रिसीव्ड फ्रॉम द डिवेंचर होल्डर। ये एक प्रकार से एक सबूत है किस चीज का, कि हाँ पब्लिक से लोन उठाया है, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं डिवेंचर होल्डर्स। डिवेंचर्स आर एक्नॉलेजमेंट ऑफ लोन विच द कंपनी हैज रिसीव्ड फ्रॉम द डिवेंचर होल्डर्स। अगला है रीपेमेंट ऑफ लोन एज पर टर्म्स एंड कंडीशन। रीपेमेंट ऑफ लोन एज पर टर्म्स एंड कंडीशन। द रीपेमेंट ऑफ अमाउंट ऑफ debentures is made to debenture holders after a specified period as per terms and condition। जब हम डिवेंचर इशू करते हैं तो उस समय टर्म्स एंड कंडीशन लिख दी जाती है कि इसका पे ऑफ कैसे होगा, कैसे पेमेंट होगा, कितने सालों में होगा। ये सब बातें टर्म्स कंडीशन पहले से लिखी होती है, तो उसी के आधार पर डिवेंचर इशू होते हैं। इंटरेस्ट इन कंसिडरेशन, प्रतिफल के रूप में इंटरेस्ट दिया जाता है। डिवेंचर होल्डर को क्या मिलता है? इंटरेस्ट मिलता है। अच्छा, शेयर होल्डर को क्या मिला करता था? पढ़ के आए अपन, डिविडेंड मिला करता, प्रॉफिट में हिस्सा। और इनको डिवेंचर पर इंटरेस्ट मिलता है। इंटरेस्ट चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है और डिविडेंड एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट होता है। बात समझ गए? Interest is paid on debentures at a specified rate after certain period। कुछ पीरियड बाद डिवेंचर्स पर ब्याज देने की प्रथा चालू होती है, ठीक है। कुछ लोग तुरंत डिवेंचर से लोन उठाए उसी दिन से चालू कर देते हैं ब्याज देना। कुछ लोग थोड़ा समय डेफरमेंट लेते हैं, उसके बाद से ब्याज देना चालू करते हैं, ठीक है। आगे, रेट ऑफ इंटरेस्ट अलॉन्ग विथ डिवेंचर्स। डिवेंचर्स के साथ हमेशा रेट ऑफ इंटरेस्ट लिखी हुई होती है। जैसे मैं आपको बताऊं, जैसे 10% वाले डिवेंचर, तो उसको हम कैसे लिखेंगे? 10% डिवेंचर्स। किसी भी डिवेंचर्स को लिखने का तरीका होता है, उसका नाम होता है, तो उसके इंटरेस्ट की रेट उसके साथ जुड़ी हुई होती है। तो हमेशा कभी 12% वाला है तो 12% डिवेंचर्स, 10% वाला है तो 10% डिवेंचर्स, ऐसा लिखा हुआ आता है। बैलेंस शीट देखोगे कंपनी की तो उसमें भी इसी प्रकार से लिखा हुआ आता है, ठीक है। आगे, द रेट एट विच इंटरेस्ट इज पेड ऑन डिवेंचर्स इज अटैच्ड अलॉन्ग विद द नेम ऑफ डिवेंचर्स। फॉर एग्जाम्पल 6% डिवेंचर्स, ठीक है, उसकी रेट उसके साथ जुड़ी हुई होती है, क्योंकि उससे पहचाना जाता है कि हाँ इस पर इतने प्रतिशत ब्याज दिया जाता है। बात समझ गए? बड़े आगे, कन्वर्जन। द ओल्ड डिवेंचर्स कैन बी कन्वर्टेड इनटू शेयर्स और न्यू डिवेंचर्स हाँ ठीक है, जो ओल्ड डिवेंचर्स होते हैं उनको आप 2 चीज़ों में कन्वर्ट कर सकते हैं, या तो शेयर्स में कन्वर्ट कर दो, या तो पुराने की जगह नए डिवेंचर इशू कर दो।
ठीक है, पुराने पे 10% ब्याज दिया जाता था, अब हम चाहते हैं उन्हीं डिबेंचर्स के साथ बने रहे, तो पुराने ख़त्म कर दो, नए इशू कर दो। तो नए इशू करेंगे, उस पर हम 12% ब्याज देंगे, तो उसका 12% से रेट चलना चालू हो जाएगा। ठीक है, तो दो चीज़ों में उसका कन्वर्जन हो सकता है, या तो शेयर्स में तब्दील कर दो या तो उसको न्यू डिबेंचर्स में कन्वर्ट कर दो। ठीक है, चार्ज, डिबेंचर्स आर जनरली सिक्योर्ड एंड हैव अ चार्ज अगेंस्ट द असेट ऑफ द कंपनी। डिबेंचर्स जनरली क्या होते हैं, सिक्योर्ड ही माने जाते हैं, क्योंकि अनसिक्योर्ड डिबेंचर इशू करना अलाउड नहीं है। सर अभी तो पढ़ाया था नेकेड डिबेंचर, वो एक टाइप का डिबेंचर है, बट इस प्रकार के डिबेंचर में पब्लिक इन्वेस्ट करना पसंद ही नहीं करेगी। सोचो, तुम्हारा पैसा मुझे दे रहे हो, मैं तुमको नेकेड डिबेंचर दे रहा हूं, तुम मेरे पास पैसा दोगे क्या? नहीं दोगे, क्योंकि मैं तुम्हारा पैसा लेकर भाग गया तो तुम्हारे पास कोई हक भी नहीं है कि तुम पैसा वसूल लोगे, क्योंकि नेकेड डिबेंचर इशू कर रहा हूं। तो आप भी पढ़े लिखी जनता हो, तो आप तो फिर नेकेड डिबेंचर पे इन्वेस्टमेंट कभी करोगे नहीं। तो इन्वेस्टमेंट हमेशा सिक्योर्ड ही इशू किए जाते हैं, उसके अगेंस्ट में कंपनी की असेट पर पब्लिक के पास चार्ज होता है कि अगर कंपनी डूबी, पैसा देना पड़ा, तो कंपनी की असेट बेचकर भी पैसा हम डिबेंचर होल्डर को दे देंगे। बात समझ में आ रही? बढ़े आगे। तो ये कुछ विशेषताएं थी, कैरेक्टरिस्टिक्स, स्क्रीनशॉट ले ले। बढ़ो आगे, ये हिंदी वाले बच्चों के लिए, ठीक है। चलो अब एक और, व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव ऑफ इशूइंग डिबेंचर्स। डिबेंचर्स इशू करने के ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, क्या उसका उद्देश्य है? तो आइए पढ़ते हैं। द फॉलोइंग आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इशूइंग डिबेंचर। पहला, कंपनी इज एबल टू एक्वायर एडिक्वेट लॉन्ग टर्म फंड बाय इशू ऑफ डिबेंचर। कंपनी इस लायक है कि वो लॉन्ग टर्म लोन उठा सकती है। आगे चल के फाइनेंशियल मैनेजमेंट पढ़ोगे आप, तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट में हम फाइनेंस का मैनेजमेंट करना सीखते हैं, कितने प्रतिशत हम लोन ले सकते हैं, कितनी कैपिटल खुद के पास से लगा सकते हैं, तो उन सब पर डिसीजन फाइनेंशियल मैनेजमेंट में लिया जाता है। ठीक है, तो कंपनी अपने आप में एबिलिटी चेक करती है कि क्या वो लॉन्ग टर्म लोन ले सकती है, तभी वो डिबेंचर इशू करने का प्लान बनाती है। बात समझ में आई? फाइनेंस मैनेजमेंट की भी क्लास हम इसी यूट्यूब चैनल पे आगे लेकर आएंगे, आप बस इस चैनल के साथ बने रहें, जितना ज्ञान है सब परोस देंगे, आप बस लपेटते चलो। ठीक है, आगे, इंटरेस्ट इज पेड ऑन डिबेंचर्स एट अ फिक्स रेट। इंटरेस्ट जो दिया जाता है डिबेंचर पर वो फिक्स रेट से दिया जाता है। ठीक है, द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट रिमेन्स द सेम इन स्पाइट ऑफ इंक्रीज इन प्रॉफिट विच डज नॉट रिजल्ट एक्स्ट्रा बर्डन ऑन द कंपनी। भाई हमने बोल दिया लोन पर देंगे 10% ब्याज, अब कंपनी में प्रॉफिट घटे या बढ़े, बढ़े तो भी तेरे को फर्क नहीं पड़ना चाहिए, घटे तो भी तेरे को फर्क नहीं पड़ना चाहिए। डिबेंचर होल्डर तुझे 10% देगी, मतलब देगी कंपनी, तो वो ब्याज जो देगी बस वो पाले और खुश हो ले। ठीक है, प्रॉफिट पर नजर मत डाल, प्रॉफिट पर हक तो मालिकों का होता है, शेयर होल्डर का होता है। बात समझ गए? तो डिबेंचर होल्डर जो है वो एक्स्ट्रा प्रॉफिट होने या इंक्रीज होने डिक्रीज होने से कोई असर नहीं पड़ता। ठीक है, आगे, द कंपनी रिसीव्स बेनिफिट इन इनकम टैक्स ऑन पेइंग इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर। ये भी सुनो मेरे बेटा, अब मैंने आपको बोला इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर चार्ज होता है अगेंस्ट द प्रॉफिट, तो पी&एल के डेबिट में लिखना ही लिखना है, चाहे मुनाफा हो या ना हो। अब पी&एल के डेबिट में ब्याज लिख देने से बताओ, मेरा अगर लॉस में जा रही कंपनी तो ये लॉस और बढ़ेगा,
और प्रॉफिट में जा रही तो प्रॉफिट मेरा कम होगा। अच्छा, इनकम टैक्स में नियम आता है, कोई कंपनी लॉस में जा रही है तो भी आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कीजिए और वो जो लॉस हुआ है उसको आप दर्शाइए, आने वाले फ्यूचर प्रॉफिट से वो लॉस सेटअप हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, और बात, प्रॉफिट हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है तो ब्याज देना पड़ रहा है, इंटरेस्ट देना पड़ रहा है डिबेंचर्स पे। तो जितना ब्याज दिया है वो ब्याज पीएनएल के डेबिट में जाने से मेरा प्रॉफिट कम होता है। कम होने से जो टैक्स बर्डन है कंपनी पर लगने वाला, वो टैक्स बर्डन भी कम होता है, क्योंकि वो ब्याज जाकर मेरे प्रॉफिट एलिमेंट को कम कर देता है, और प्रॉफिट एलिमेंट कम हुआ मतलब टैक्स कम भरना पड़ेगा। तो इससे कंपनी को टैक्स बेनिफिट का फायदा हो जाता है, टैक्स बेनिफिट मिल जाता है। ठीक है। तो ये सब फाइनेंस मैनेजमेंट की टर्मिनोलॉजी है, ये सब जब हम एफएम का बैच लाएंगे उसमें सिखाएंगे। ठीक है, बस आप बने रहें। ठीक है। तो ये वही बात लिखी है, द कंपनी रिसीव बेनिफिट इन इनकम टैक्स ऑन पेइंग इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर। ओके, आगे, द कंपनी इज एबल टू डिटरमाइन ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर बाय इश्यू ऑफ डिवेंचर। कैपिटल स्ट्रक्चर बनाते समय, कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होता है? जिसमें डेट का और इक्विटी का कंटेंट जुड़ा होता है। डेट और इक्विटी का कंटेंट जुड़ा होता है तो इक्विटी वो जो मालिकों ने लगाई, डेट वो जो बाहर से लोन लेकर लगाया। तो डेट का कंटेंट कितना कैपिटल स्ट्रक्चर में रखूं जिससे मेरा कॉस्ट ऑफ ओवरऑल कैपिटल कम हो जाए। तो कॉस्ट ऑफ ओवरऑल कैपिटल कम करने के लिए डेट कंटेंट मेरा कैपिटल स्ट्रक्चर में कितना होना चाहिए, ये डिसाइड करने में भी डिवेंचर इश्यू करने के लिए डिसीजन लिया जाता है। कौन लेता है? कंपनी लेती है। बात समझ गए? ठीक है, तो ये स्क्रीनशॉट लेंगे इसका। ये उद्देश्य है डिवेंचर इश्यू करने का। ठीक है, आगे चलो भैया। और अगला, व्हाट इज मीन्ड बाय इश्यू ऑफ डिवेंचर फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। ओके, कई बार डिवेंचर्स इशू किए जाते हैं तो अदर देन कैश भी इशू किए जाते हैं। ठीक है, तो देखो पढ़ते हैं, आओ। When debentures are issued for consideration other than cash, मैंने किसी का बिजनेस खरीद लिया, बदले में डिवेंचर दे दिए। मैंने किसी की असेट खरीद ली, बदले में डिवेंचर दे दिए। कंपनी ऐसा करती है। तो कंपनी क्या करेगी? वेंडर से असेट खरीदी, वेंडर से बिजनेस खरीदा, बदले में असेट दे दी, डिवेंचर्स दे दिए, डिवेंचर्स इशू कर दिए। तो इसी को बोलते हैं अदर देन कैश डिवेंचर्स इशू कर देना। बदले बंदा कैश नहीं दे रहा, बंदा बैंक में पैसा नहीं पहुंचा रहा, बंदा क्या दे रहा? असेट दे रहा, या फिर बिजनेस ही दे रहा वेंडर, तो उसके बदले में हम डिवेंचर दे देते हैं उसको। आइए देखें, when debentures are issued for consideration other than cash, it means that the debentures are being issued for purchase of some asset. Such an issue is known as issue of debentures for consideration other than cash. ठीक है, in such cases the vendor of the asset is paid by means of issue of debentures. asset ली, बदले में डिवेंचर दी। बात समझ में आई? फॉर द वैल्यू ऑफ असेट द वेंडर एक्सेप्ट्स डिवेंचर्स एज पेमेंट अगेंस्ट कैश। दिस डिवेंचर्स कैन बी इशूड एट प्रीमियम, इशूड एट पार, प्रीमियम और डिस्काउंट। ये डिवेंचर्स जो होते हैं प्रीमियम पर भी इशू हो सकते हैं, पार पे भी इशू हो सकते हैं और डिस्काउंट पे भी इशू हो सकते हैं। इशूड एट पार का मतलब जितनी फेस वैल्यू उतने पर ही इशू होना। इशूड एट प्रीमियम का मतलब जितनी फेस वैल्यू उससे ज्यादा पर इशू होना, और डिस्काउंट पर इशू मतलब जितने की फेस वैल्यू उससे कम पर इशू होना। बोलो क्लियर? तो 3 तरीके हैं इशू करने के। अदर देन कैश भी इशू किया जा सकता है। बोलो डन?
स्क्रीनशॉट ले लें इसका, बढ़े, पढ़ाई करें, बढ़ें आगे। चलो एक और क्वेश्चन आया भैया। क्वेश्चन कितनी बार कैसी किस किस प्रकार से पूछा, अच्छा देखो 2023 में पूछा क्वेश्चन है ना। ओके देखो क्या लिखा, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ डिवेंचर्स, ओके एक्सप्लेन एनी 5 कोई से एक्सप्लेन करो। व्हाट इज कन्वर्टेबल डिवेंचर, ओके एक्सप्लेन द वेरियस टाइप्स ऑफ डिवेंचर, ओके व्हाट इज रिडीमेबल इरिडीमेबल डिवेंचर्स, ओके व्हाट टाइप्स ऑफ डिवेंचर्स, ठीक है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ डिवेंचर्स आर देयर, एक्सप्लेन एनी 2, ओके व्हाट आर द बियरर डिवेंचर, 2023 में पूछा है क्वेश्चन, ठीक है। व्हाट इज मीन्ड बाय डिवेंचर्स, डिस्कस द वेरियस टाइप ऑफ डिवेंचर। ये बस क्वेश्चन इस प्रकार से पूछे जा सकते हैं, ठीक है। अब इसका आंसर देखते हैं, आओ स्क्रीनशॉट ले लो इसका, है ना। चलो मेरे मुन्ना, डिवेंचर्स कैन मेनली बी क्लासिफाइड इनटू 4 कैटेगरीज विच आर एज फॉलोस। 4 कैटेगरी में डिवेंचर्स बांटे जा सकते हैं, फ्रॉम सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू, फ्रॉम रिकॉर्ड पॉइंट ऑफ व्यू, फ्रॉम परमानेंस पॉइंट ऑफ व्यू और अदर टाइप ऑफ डिवेंचर्स, ठीक है। सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से तो सुनो, द डिवेंचर्स इन द अबव 4 कैटेगरीज कैन बी फर्दर बी क्लासिफाइड एज, पहला है सिक्योर्ड डिवेंचर और दूसरा है अनसिक्योर्ड डिवेंचर, ठीक है। तो दोज डिवेंचर विच कंस्टिट्यूट अ चार्ज ऑन द कंपनीज असेट्स, ऐसे डिवेंचर जो कंपनी की असेट पर चार्ज बनाते हैं, चार्ज तैयार करते हैं, ठीक है, उसी को हम क्या कहते हैं, सिक्योर्ड डिवेंचर, आर कॉल्ड सिक्योर्ड डिवेंचर। इफ द कंपनी इज अनेबल टू रिटर्न द अमाउंट, अगर कंपनी अनेबल है रिटर्न करने के अमाउंट को ऑफ डिवेंचर्स, देन द असेट्स केप्ट एज सिक्योरिटी कैन बी यूटिलाइज फॉर पेमेंट टू डिवेंचर होल्डर। तो जो असेट है उसको बेच करके पैसा दिया जा सकता है डिवेंचर होल्डर को, ठीक है। अनसिक्योर्ड क्या है, नेकेड डिवेंचर, those debenture on which no assets of the company is kept as security are called as unsecured debenture। इसमें असेट पर कोई चार्ज नहीं होता, बात समझ गए, ठीक है। तीसरा है बीरर डिवेंचर। बीरर डिवेंचर्स आर दोज डिवेंचर हुज प्रिंसिपल अमाउंट एंड इंटरेस्ट इज पेड टू द पर्सन हु इज द बीरर ऑफ द डिवेंचर ऑन द डेट ऑफ पेमेंट। देखो क्या होता है, बीरर डिवेंचर का जो होल्डर होगा वही उसका मालिक होगा। कंपनी जब ब्याज चुकाने वाली होती है या कंपनी जब प्रिंसिपल लौटाने वाली होती है तो उस समय वो देखती है कि अभी डिवेंचर किसके हाथ में, क्योंकि जिस समय हमने डिवेंचर इशू किए थे तो मिस्टर ए ने खरीदे थे, अब मिस्टर ए को ज़रूरत पड़ी तो उसने मिस्टर बी को बेच दिए हैं। अब आज हमारे ब्याज देने का समय आ गया, अब आज हमारे पैसा लौटाने का समय आ गया, तो वो ब्याज और वो जो पैसा है वो हम मिस्टर बी को देंगे, क्योंकि अभी होल्डर कौन है, बी है, बी के हाथ में वो डिवेंचर है, बी ए तो बेच चुका उसको, ठीक है। तो जो होल्डर होता है जिसके हाथ में वो डिवेंचर है उसी को बीरर डिवेंचर कहेंगे। बीरर डिवेंचर में जो उसका अधिपत्य है उसी को मिलेगा, ठीक है। जो अभी लेटेस्ट में आज इंटरेस्ट देते समय किसके पास है वो देखा जाएगा। तो देखो, ऑन द डेट ऑफ पेमेंट द नेम ऑफ द होल्डर ऑफ बीरर डिवेंचर इज नॉट मेंशन्ड इन द रजिस्टर। बीरर डिवेंचर्स में डिवेंचर होल्डर का नाम नहीं लिखा जाता, क्योंकि अब आज मैंने तुझे डिवेंचर इशू करे तो वो मैंने बीरर डिवेंचर इशू करे। बीरर डिवेंचर की ये खासियत है कि वो इजीली ट्रांसफरेबल है, क्योंकि उसमें डिवेंचर होल्डर का नाम इंडिकेट नहीं है, जो जिसके हाथ में है वही उसका मालिक है। जैसे रुपया होता है ना, रुपया क्या होता है, अपन रुपये हाथ में रखते हैं, जो जिसके पास है वो रुपया वो उसी का मालिक है।
वैसे ही बीरर डिबेंचर में होता है। तो डिबेंचर्स जो होते हैं वो बीरर डिबेंचर्स अगर है तो उसमें डिबेंचर होल्डर का नाम नहीं है, जो होल्डर है उसी का वही मालिक माना जाएगा। ठीक है। द ट्रांसफर ऑफ डिबेंचर्स टू द अदर पर्सन इज डन बाय मेयर डिलीवरी। ट्रांसफर उसका मेयर डिलीवरी के द्वारा किया जा सकता है। ठीक है, ये इसका स्क्रीनशॉट ले लें। सिक्योर्ड, अनसिक्योर्ड, बीरर। ठीक है, अब आगे फिर आता है चौथा, रजिस्टर्ड डिवेंचर। रजिस्टर्ड डिवेंचर देखो, द डिवेंचर्स हुज होल्डर्स नेम इज मेंशन्ड इन द रजिस्टर ऑफ द कंपनी आर नोन एज रजिस्टर्ड डिवेंचर। ऐसे डिवेंचर जिसमें नाम तो लिखा है और उसी पर्सन का जिसने खरीदा है, तो हमारे पास कंपनी के पास डिवेंचर होल्डर रजिस्टर होगा, उसमें उस बंदे का नाम भी रिकॉर्ड होगा। ठीक है, तो उसी को कहेंगे हम रजिस्टर्ड डिवेंचर। ओके। अच्छा, रिडीमेबल डिवेंचर क्या, जिसको रिडीम कर दिया जाएगा थोड़े समय बाद। द डिवेंचर्स हुज अमाउंट विल बी रिटर्न्ड आफ्टर स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम आर नोन एज रिडीमेबल डिवेंचर। जो थोड़े समय बाद पैसा लौटा दिया जाएगा तो उसको बोलेंगे रिडीमेबल डिवेंचर। ओके। इररिडीमेबल डिवेंचर क्या होते हैं? इररिडीमेबल डिवेंचर्स आर दोज डिवेंचर्स whose payment is not made during the lifetime of the company। इररिडीमेबल ऐसे होते हैं जो लाइफ टाइम तक हमारे साथ बने रहेंगे, कंपनी बंद होगी उसके बाद ही मिलेगा, कंपनी बंद होगी तभी मिलेगा। तो मतलब ये इक्विटी शेयर होल्डर के पैरेलल चलते हैं, तो वो इररिडीमेबल टाइप के होते हैं, वो ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ द कंपनी कभी रिडीम नहीं किए जाएंगे। ठीक है, तो इररिडीमेबल। कन्वर्टेबल डिवेंचर क्या होते हैं? जो थोड़े समय बाद या तो शेयर्स में कन्वर्ट हो जाएंगे या नए डिवेंचर्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। दोज डिवेंचर विच कैन बी कन्वर्टेबल इनटू शेयर्स और न्यू डिवेंचर्स आर कॉल्ड एज कन्वर्टेबल डिवेंचर। थोड़े आज तो तुम लोन देने वाले हो, थोड़े समय रुको तुमको मालिक बना देंगे, शेयर्स दे देंगे बदले में, तो इसी को बोलते हैं कन्वर्टेबल। ओके। अच्छा, नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर्स क्या होते हैं? Those debenture which can be converted, which cannot be converted, shares और debentures are called non convertible debenture। यहाँ which cannot be आएगा, है ना, which cannot be converted into shares और debentures are called non convertible। मतलब ये डिवेंचर्स ऐसे हैं जो जिंदगी भर लोन के रूप में ही ट्रीट किए जाएंगे, इसको कभी मालिकाना हक में कन्वर्ट नहीं किया जाएगा, ना तो नए डिवेंचर्स में इसको कन्वर्ट किया जाएगा, तो ये नॉन कन्वर्टेबल नेचर के होंगे। ओके, ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। बड़े आओ, ये हिंदी वाले बच्चे इसका स्क्रीनशॉट ले लें। हिंदी वाले बच्चे, राइट एनी 3 डिफरेंसेस बिटवीन शेयर्स एंड डिवेंचर्स। शेयर्स और डिवेंचर्स में 3 डिफरेंस बताओ। 2020 और 2024 में क्वेश्चन आया। ठीक है, डिवेंचर शेयरों से किस प्रकार भिन्न है? शेयर धारक और डिवेंचर धारक के बीच में क्या अंतर होता है? शेयर होल्डर और डिवेंचर होल्डर में डिफरेंस बताना है। चलो आओ, स्क्रीनशॉट ले लें इसका। बड़े देखो, द फॉलोइंग आर द डिफरेंस बिटवीन शेयर्स एंड डिवेंचर्स। मीनिंग, अ स्मॉल पार्ट ऑफ द कंपनीज कैपिटल इज कॉल्ड शेयर। कंपनी की कैपिटल का छोटा हिस्सा शेयर कहलाता है, जबकि एक्नॉलेजमेंट ऑफ डेट टेकन बाय द कंपनी इज कंसिडर्ड एज डिवेंचर। ये एक प्रकार से डेट जो लिया है उसका एक्नॉलेजमेंट होता है। ठीक है। स्टेटस, शेयर होल्डर्स आर द ऑनर्स ऑफ द कंपनी। शेयर होल्डर जो होते हैं वो ऑनर होते हैं, जबकि डिवेंचर होल्डर्स आर द क्रेडिटर्स, लेनदार, क्रेडिटर्स ऑफ द कंपनी, क्योंकि ये लोग लेनदार होते हैं, मालिक नहीं होते हैं। ठीक है।
राइट टू पार्टिसिपेट इन मैनेजमेंट, शेयर होल्डर्स हैज द राइट टू पार्टिसिपेट इन मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी। कंपनी के मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट करते हैं शेयर होल्डर, क्योंकि मालिक है ना। डिवेंचर होल्डर को वो राइट नहीं होता। डिवेंचर होल्डर डज नॉट हैव द राइट टू पार्टिसिपेट इन मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी। कंपनी के मैनेजमेंट में डिवेंचर होल्डर कभी भी क्या नहीं करते हैं, पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। ठीक है। फिर अगला कंसिडरेशन, द शेयर होल्डर हैज द राइट टू रिसीव डिविडेंड। डिविडेंड मिलता है शेयर होल्डर को, और इनको क्या मिलता है, ब्याज मिलता है। द डिवेंचर होल्डर इज एंटाइटल्ड टू रिसीव इंटरेस्ट। इनको इंटरेस्ट मिलता है, इनको प्रॉफिट में हिस्सा मिलता है, बोले तो डिविडेंड। कैपिटल लोन, अमाउंट रेज्ड बाय मीन्स ऑफ शेयर इज कॉल्ड कैपिटल, और अमाउंट रेज्ड बाय मीन्स ऑफ डिवेंचर इज डेट और लोन। जो डिवेंचर से पैसा उठाते हैं उसको डेट कहते हैं या लोन कहते हैं, जबकि शेयर से पैसा उठाने को कैपिटल कहते हैं। वोटिंग राइट, द होल्डर ऑफ शेयर सर्टिफिकेट हैज द राइट टू वोट द वेरियस मैटर। जिनके पास शेयर सर्टिफिकेट होता है, शेयर होल्डर होते हैं, उनको वोट करने का अधिकार होता है किसी भी मैटर पर। डिवेंचर होल्डर्स डज नॉट हैव वोटिंग राइट। डिवेंचर होल्डर के पास वोटिंग राइट नहीं होता, किसी मैटर पर वोटिंग नहीं कर सकते। पेमेंट, पेमेंट कब मिलता है, ओनली एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप, जब कंपनी बंद होगी तभी मिलेगा। ऑफ द कंपनी, द शेयर होल्डर्स आर पेड आफ्टर पेमेंट ऑफ डिवेंचर होल्डर। डिवेंचर होल्डर को दे देने के बाद पैसा दिया जाएगा शेयर्स वालों को, क्योंकि डिवेंचर होल्डर आउटसाइडर लाइबिलिटी है, जबकि शेयर्स कौन है, मालिक है। मालिकों को पैसा कब मिलता है, जब कंपनी बंद होगी तो आखिरी में मिलेगा। ठीक है, सबसे आखिरी में। द अमाउंट पेड बाय डिवेंचर होल्डर इज रिटर्न्ड एज पर एग्रीमेंट और एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप बिफोर शेयर होल्डर। मतलब द अमाउंट पेड बाय डिवेंचर होल्डर, डिवेंचर होल्डर ने पैसा दिया है तो उसमें टर्म्स देखी जाएगी। तुमको 5 साल में रिडीम कर देंगे तो 5 साल में कर दो, पैसा दे दो। तुमको 10 साल में रिडीम कर देंगे तो 10 साल में कर दो। और 10 साल के पहले ही अगर कंपनी बंद हो गई तो वाइंडिंग अप पहले आ गया, टेन्योर बाद में आएगा, तो वाइंडिंग अप के समय पैसा दे दो शेयर होल्डर को देने से पहले दे दो। ठीक है, ये बात। इसका भी स्क्रीनशॉट ले ले, इधर वाले का ले लिया था क्या, ये भी ले ले। ये सब लिख के आना है आपको एग्जाम में। चलो, हिंदी वाले बच्चे इसका स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लें हिंदी वाले बच्चे। चलो अगले क्वेश्चन पे आओ। ये What are the journal entries on issue of debentures in the following condition? मेरे बेटा, डिवेंचर जब कंपनी इशू करती है तो अपनी बुक्स में, कंपनी की बुक्स में कुछ जर्नल एंट्री भी पास करती है, क्योंकि बुक्स ऑफ अकाउंट तो मेंटेन करना पड़ेगा, और बुक्स ऑफ अकाउंट में पैसा आ रहा है तो उसकी रिकॉर्डिंग करनी पड़ेगी। डिवेंचर्स इशू हो रहे हैं तो उसकी रिकॉर्डिंग करनी पड़ेगी। तो इसकी अकाउंटिंग करती कैसे है कंपनी, तो वही जर्नल बनाओ, लेजर बनाओ, बैलेंस निकालो, के बैलेंस शीट बनाओ, यही चीज़ है। लेकिन जर्नल होगी कैसे, चलो आओ देखते हैं। आओ, तो कई बार रिसीव्ड फुल अमाउंट ऑन डिवेंचर इशूड, पूरा पैसा मिल जाए एक साथ। डिवेंचर इशूड ऑन डिस्काउंट, डिस्काउंट पर इशू हो जाए, या डिवेंचर इशूड एट प्रीमियम। भाई या तो एट पार इशू हो सकता है, या तो एट डिस्काउंट इशू हो सकता है, और या तो फिर एट प्रीमियम इशू हो सकता है। ठीक है, तो देखो, द फॉलोइंग जर्नल एंट्रीज विल बी पास्ड इन द एबो केसेस। पहला, रिसीव्ड फुल अमाउंट ऑन डिवेंचर्स इशूड, पूरा पैसा मिल जाए तो एक एंट्री पास करो, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर अकाउंट, बीइंग मनी रिसीव्ड इन लम सम।
बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर अकाउंट। एक एंट्री या तो इस प्रकार ना करके एक प्रकार से और कर सकते हैं। कैसे? लमसम पैसा मिलता हो तो बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर होल्डर अकाउंट, डिवेंचर होल्डर्स अकाउंट, एक मिनट, होल्डर्स अकाउंट। पहली एंट्री ये बनाओ, दूसरी ये बनाओ, डिवेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर अकाउंट। ठीक है, अब इन दोनों एंट्री को मर्ज करो। मर्ज करोगे तो होल्डर से होल्डर कट जाएगा, क्योंकि क्रेडिट हुआ इधर डेबिट हुआ, तो इससे ये कट जाएगा, तो बचेगी क्या? बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर अकाउंट, ये वाली बचेगी। तो और लिख दिया, या तो ये कर लो या तो ये दोनों कर लो। ठीक है। अच्छा, एक तरीका और है, जब लमसम पैसा मिलता है ना, तो एक तरीका और है, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। फिर ये पहली एंट्री, दूसरी डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर अकाउंट। पहले पैसा रिसीव होगा, डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट में जाएगा, फिर यही एप्लीकेशन अलॉटमेंट डिवेंचर में ट्रांसफ़र हो जाएगा। अब इन दोनों को मर्ज करो तो क्या बचेगी? वही बचेगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर अकाउंट। ठीक है, तो याद और कर दिया है ना, या तो ये दो एंट्री कर लो या तो केवल एक ही एंट्री कर लो। सर यहाँ सॉल्यूशन में क्या दिया है देखो, बैंक डेबिट टू डिवेंचर अकाउंट, पैसा लमसम मिल गया, तो दो एंट्री के जरिए भी कर सकते हो या एक एंट्री भी कर सकते हो। ठीक है। अगला, डिवेंचर इशूड ऑन डिस्काउंट। व्हेन डिवेंचर्स आर इशूड एट डिस्काउंट देन डिस्काउंट इज generally adjusted with allotment. For this purpose the following journal entry is passed। तो देखो, जब हमारा डिवेंचर्स डिस्काउंट पर इशू होता है तो जो डिस्काउंट का अमाउंट होता है अलॉटमेंट मनी में शामिल है, ये माना जाता है कि अलॉटमेंट में एडजस्ट किया जाएगा उसको। ठीक है। तो जब हम ड्यू एंट्री पास करेंगे तो डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट को डेबिट करना, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर को डेबिट करना और टू डिवेंचर करना। ठीक है। जैसे अलॉटमेंट मनी मान लीजिए 5 रुपया, मतलब 3 रुपया है और 2 रुपये का डिस्काउंट है, तो 5 रुपये की हो गई अलॉटमेंट, तो यहाँ डिवेंचर में 5 क्रेडिट कर देना। ठीक है। तो डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर डेबिट और टू डिवेंचर अकाउंट, ये ड्यू एंट्री पास होगी जब अलॉटमेंट किया जाएगा एट डिस्काउंट। आ गई बात समझ में? अच्छा, डिस्काउंट डेबिट क्यों हुआ? क्योंकि डिस्काउंट है मेरा कैपिटल एक्सपेंडिचर, और उस कैपिटल एक्सपेंडिचर को एक्सपेंडिचर सारे क्या होते हैं? डेबिट होते हैं, इसलिए डेबिट करना है। ठीक है। तो डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर डेबिट कर दिया। बात समझ में आ गई? बढ़े आगे आओ। अच्छा, फिर अगला है डिवेंचर इशूड एट प्रीमियम। जब प्रीमियम पर इशू होगा तो भी यही माना जाएगा कि अलॉटमेंट में प्रीमियम शामिल है। हम इंस्टॉलमेंट में कॉल करते हैं, याद है ना तुमको, शेयर में भी किया करते थे, डिवेंचर में भी कर सकते हैं, एप्लीकेशन अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल फाइनल कॉल ऐसा।
तो एप्लीकेशन मनी तो मिल जाता है, मिला और ट्रांसफ़र हो गया, लेकिन अलॉटमेंट मनी ड्यू करना पड़ता है। तो अगर प्रीमियम पर इशू है तो वो प्रीमियम का जो अमाउंट है वो अलॉटमेंट में शामिल मानना, और फिर एंट्री पास क्या करना, ड्यू की एंट्री। तो देखो पहले मैं पढ़ लेता हूँ। व्हेन डिवेंचर्स आर इशूड एट प्रीमियम देन प्रीमियम इज एडजस्टेड अलॉन्ग विथ अलॉटमेंट। ठीक है, इन दिस रिगार्ड द फॉलोइंग जनरल एंट्री इज पास्ड। डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट को करो डेबिट, टू डिवेंचर और टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। हम शेयर्स में भी किया करते थे, याद करो, शेयर अलॉटमेंट डेबिट, टू शेयर कैपिटल, टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। वैसे ही यहाँ डिवेंचर है तो डिवेंचर अलॉटमेंट डेबिट, टू डिवेंचर, टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, ऐसा करना है। ठीक है, तो ये प्रीमियम पर इशू होगा तो ये एंट्री होगी। डन, बीइंग अलॉटमेंट ड्यू विथ प्रीमियम। बोलो कर लेंगे? ठीक है, तो आज के लिए फिर इतना ही रखेंगे हम। ठीक है, आई थिंक पूरी क्लास समझ में आई होगी। अच्छे से पढ़ाई करें, सभी लोगों की उम्मीदें हैं तुमसे, और अच्छे मार्क्स लाएंगे तो सभी खुश होंगे, आप भी खुश होंगे, आपके माता पिता खुश होंगे। ठीक है, लेकिन चोरी नहीं करें, अपने मेहनत से चोरी नहीं करें। ठीक है, मेहनत खूब करें, क्योंकि ऐसा बाद में ना रहे कि यार मैं काश मेहनत कर लेता, तो फिर बाद में पछताना पड़ता है बच्चे, है ना। ठीक है, तो आज के लिए फिर इतना ही रखेंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, शुभकामनाएं है मेरी आपके साथ। ठीक है, बाय।